कुणाल जी, आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने कांग्रेस के नेता स्वामीनाथन जी को बधाई देना शुरू करूंगा कि इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकना शुरू हो चुका। और सबसे पहला जो आघात इन्होंने किया, सच में इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इनके आसपास जहां पे भी डेमोक्रेसी है वो सब डेमोक्रेसी खतरे में है। क्योंकि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स पे तो पहले ही ये वार कर चुके थे, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो। ना इन्हें ईडी पे इतबार, ना सीबीआई पे इतबार, ना इलेक्शन कमीशन पे इतबार, ना जुडिशरी पे इतबार, ना पुलिस पे इतबार, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर पे इतबार। अब रही सही कसर, इन्होंने आज तक गोदी मीडिया करके तो संबोधित करते थे, क्योंकि इनको मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू लगता है। जहां पे मीडिया इनके मतलब की बात नहीं करती, वहां मीडिया बिकी हुई हो जाती है। लेकिन आज सारी हदें पार करके इन्होंने जिस तरह से मीडिया कर्मियों पे, मीडिया हाउसेस पे, मीडिया एंकर्स पे इन्होंने आघात करने का दुष्प्रयास किया है, ये सच में निंदनीय है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कुणाल जी, जब हम, आप और मैं इकट्ठे यहां डिबेट में बैठे हैं, स्वामीनाथन जी भी आए हैं, हमें बताया नहीं जाता डिबेट पे आने से पहले कि हमारा एंकर कौन है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको इस विषय पे आज डिबेट करनी है। अगर मेरे पास तर्क है, मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास मेरी बात को रखने के सबूत हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे सामने कुणाल जी बैठे हो या गिरीश जी बैठे हो या हरीश जी बैठे हो। ये इस बात को क्लियर दर्शाता है कि जब जब इनसे तीखे सवाल पूछे जाते हैं, जब जब इनके सवाल ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो इनके नलायक बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि इनको आदत है उस मीडिया की जिसको पहले ही ये क्वेश्चन पेपर थमा देते थे, भाई यही 4 सवाल पूछियो। यूपीए के रूल में आज तक यही होता आया है। लेकिन अब जबकि 56 इंच की छाती के रूल के अंडर यहां पे जिसको बोलते हैं ना कि देश प्रेमी पत्रकार की एक नई नस्ल पैदा हो गई है, तब से ये देशद्रोहियों के पैरों के तले जमीन खिसक गई है। इनके सामने 2 ही रास्ते हैं, किसी के सामने भी 2 ही रास्ते होते हैं। या तो किसी भी परिस्थिति से भाग लो, यानी रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, या किसी भी परिस्थिति में भाग लो, यानी पार्टिसिपेट करो। और इन्होंने मीडिया को इस तरह से बायकॉट करने का अपना जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज एक देके ये प्रूव कर दिया कि ये भगोड़े हैं, ये भाग जाना चाहते हैं परिस्थितियों से। इनके पास जवाब नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, तीखे और चुभने वाले सवालों को फेस करने का इनके अंदर मादा है ही नहीं। ये बात आज इन्होंने प्रूव कर दी है। और जो आप खुद समझ के देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है कुणाल जी, जब मैं एक डॉक्टर हूं, हमारे यहाँ पे ना जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कई नस्ल की अलग अलग अच्छी चीजें इकट्ठी करके एक खास किस्म की जेनेटिक इंजीनियरिंग से ब्रीड निकाली जाती है। और यहाँ पे जो ये डॉट अलायंस है ना, ये भी एक क्रॉस ब्रीड है। ये क्रॉस ब्रीड किसका है? कांग्रेस की धूर्तता इसमें मिली है, आम आदमी पार्टी का दोगलापन इसमें मिला है, टीएमसी की क्रूरता इसमें मिली है, समाजवादी पार्टी की अराजकता इसमें मिली है, आरजेडी का गबन करने की कला इसमें मिली है। तो आप सोच के देखिएगा, क्या अजब किस्म का एक ये डॉट अलायंस बन के निकल के आया है। आपका कहना है कि आईएनडीए अलायंस कुछ नहीं है, अजब गठबंधन की गजब कहानी है कुल मिलाकर। ठीक है, डॉक्टर आशीष जी। कुणाल जी, ये समझना होगा हम इन लोगों को कि देखिएगा, बीजेपी हर किसी जिसको बोलते हैं ना विपक्ष का सामना करने को तैयार है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये लोग एनडीए से या बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप समझिएगा, ये जो तीसरी ये अभी ये कल बैठक हुई इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक, इसका मेन विषय क्या था? सीट शेयरिंग को लेके। और सीट शेयरिंग के ऊपर कोई फॉर्मूला बनाना इनके बस की बात है ही नहीं। इसलिए बस की बात नहीं है क्योंकि जहां पे
आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में मैं अकेली लड़ूंगी, कांग्रेस कहती है दिल्ली में मैं अकेली लड़ूंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि मैं कांग्रेस को ठेंगा दूंगी, टीएमसी कहती है मैं वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को ठेलंगा दूंगी, अखिलेश यादव यूपी में ये मांगते हैं हमको दीजिए 30 सीटें, वो बोलते हैं मैं 10 से ज्यादा नहीं दूंगा। यानी कहने का बड़ा स्पष्ट सा मतलब है। और सबसे बड़ी बात, केसी त्यागी जी ये कहते हैं कि 450 सीटों पे हम ये फैसला कर चुके हैं कि एक कैंडिडेट इंडिया का उतारेंगे अलायंस का। तो अगर अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें ही नहीं हुई, अभी तक कुछ फैसले ही नहीं हुए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर चल रहा है कि आईएनडीए अलायंस की स्ट्रैटेजीज का नतीजा घोषित उपचुनाव का है क्या? सर वो तो कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी चल रही है कि नतीजा आपके सामने है, घोषित उपचुनाव हम जीत गए और ये हमारी स्ट्रैटेजी है। आप ये देखिए, जो आदमी राजनीति को जानता है उसको पता है, कुणाल जी, जो आदमी राजनीति को जानता है उसको पता है कि ये उपचुनाव का लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि विधानसभा चुनाव का भी लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी 7 की 7 सीटें लेके आती है, भले विधानसभा में वो उतनी कामयाब नहीं हो पाती है। यानी जो नेशनल मुद्दे हैं, जो मोदी का चेहरा है, उसके आगे इनके पास कोई और चेहरा है ही नहीं। ये बात एकदम स्पष्ट और क्लियर है, इसमें किसी को दोहरा होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात कुणाल जी, जहां पे ये भी आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं जिनके पास 364 सीटें हैं लोकसभा की। 6 पार्टी के पास 364 और बाकी 32 पार्टी हैं जो 169 सीटें लिए बैठी हैं। देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में जिस हिसाब से विपक्ष आगे बढ़ रहा है कितना सफल हासिल हो पाता है। और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे गुलिस्तान न्यूज, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। और अब वक्त आ चला है आर या पार का। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी घमासान मचा है और राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। जुबानी जंग भी तेज हो गई। इस बीच INDIA गठबंधन भी ताबड़तोड़ बैठकें करके आगे की रणनीति को जमीन पर उतारने में जुटा है। इसी कड़ी में विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक बुधवार को पूरी करता नजर आया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली आवास पर यह बैठक हुई और बैठक में मौजूद 12 सदस्यीय दलों ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाने पर सहमति भी जताई। साथ ही विपक्षी दलों का इंडिया गुट सीट बंटवारे पर बातचीत करने और अक्टूबर में भोपाल में अपनी पहली सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की योजना भी बना चुका है। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहली रैली में महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी के भ्रष्टाचार का मुद्दा आम जनता की सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने यह भी फैसला लिया कि कुछ मीडिया ग्रुप्स के एंकर के शोज को भी इंडिया गठबंधन बायकॉट कर देगा। उन डिबेट्स में नेता नहीं जाएंगे। वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने तो यह तक कहा कि सभी गठबंधन गुट भोपाल में होने वाली सार्वजनिक बैठक में भाग लेंगे और आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। इसी पर चर्चा हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन का बड़ा फैसला। भोपाल से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी साझा रैली। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को जल्द अंतिम रूप देने की तैयारी में विपक्षी गठबंधन। साथ ही साथ INDIA गठबंधन ने कुछ मीडिया ग्रुप्स को बैन करने का भी मुद्दा उठा दिया। स्पष्ट कहा कि अगर ये एंकर्स होंगे तो हम डिबेट में नहीं जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जाएगा विपक्षी गठबंधन INDIA अलायंस। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तीसरी बैठक में 14 सदस्यीय समन्वय समिति की घोषणा जो सामने आई, उस पर बीजेपी ने भी हमला किया है और हिंदू विरोधी मुलाकात बता दी। और क्या कुछ कहा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद नेताओं ने, आइए आपको सुनवा देते हैं।
भोपाल में एक पब्लिक मीटिंग होगा जिसमें सब लोग जाएंगे और उसमें जो बेरोजगारी है, जो बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, और जो वहाँ करप्शन है पूरे मुल्क में अडानी को लेके और बाकी चीज़ें, और इसी तरह जो महंगाई है उसके बारे में जो वो रैली होगी। और इसके अलावा जो सीट शेयरिंग की बात होगी, और कई स्टेट्स में ऑलरेडी बातचीत चल रही है और बाकी जहाँ नहीं वहाँ भी बात चालू हो जाएगी। और इसके अलावा जो गोदी मीडिया है उसमें कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो बिल्कुल ही जो है बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं और उनका जो एटीट्यूड है इंडिया की पार्टी की तरफ वो सही नहीं होता है। तो फैसला किया गया है कि जो हमारी इंडिया पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन एंकर्स को बाइकआउट करेंगे। वेणुगोपाल जी ने आपके समक्ष रखा है और सभी घटनाक्रम पर नजर रखते हुए भारत अलायंस भी, इंडिया अलायंस भी अपने रणनीति इंडिया अलायंस को दूरी बनानी है, उनके शोज पर नहीं जाना जो सिर्फ एक तरफा गोदी मीडिया जैसा प्रचार करते हैं, उनसे हमें दूरी बनानी है। उसकी सूची जो कोऑर्डिनेशन समिति ने अप्रूव करी है वो मीडिया समिति जारी करेगा। ये मोटे मोटे तौर पर फैसले रहे हैं जो आज की समिति में हुए। आज से बहुत जल्द हम लोग फिर से कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक करेंगे और जो चीजें आज तय हुई हैं इसके आगे क्या एजेंडा लोगों के बीच लेकर जाना है, कौन से वो अलायंस के मुख्य वादे होंगे, देश के एक बेहतर भारत के लिए इंडिया अलायंस का क्या ब्लूप्रिंट होगा, उसकी बात हम आने वाले समय मैंने जिस सीट शेयरिंग की बात महाराष्ट्र में होगी, बिहार में होगी, हो सकता है वो बात अन्य राज्यों में, बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में ना हो। इसीलिए मेंबर पार्टीज आपस में बैठकर एक बहुत ही कॉपरेशन के वातावरण में बैठकर आपस में जैसे परिवार के लोग बैठते हैं, ऐसे परिवार के लोगों की तरह बैठकर इस सीट शेयरिंग के मसले को हल करेंगे। और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी नेता डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़ रहे हैं। स्वामीनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल तलान जुड़ रहे हैं। राहुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि स्वामीनाथ जायसवाल जी मैं आपसे पहला सवाल करूं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग तो हो गई है, लेकिन इस मीटिंग के जस्ट बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो ट्वीट किया वो आपको पहले ट्वीट दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपसे फिर सवाल करूंगा। पहले आप जरा ट्वीट पर नजर डालिए। तो ट्वीट ये कहता है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी अटेंडेड बाय 12 मेंबर पार्टी कमिटी हैज डिसाइडेड टू होल्ड जॉइंट पब्लिक मीटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। फर्स्ट मीटिंग विल बी इन भोपाल in the first week of October. We will raise the issue of rising unemployment and corruption under BJP rule. The parties agreed to take up the stand on the issue of caste census. तीसरी महत्वपूर्ण बात जो यहां पर सामने आई वो ये, the committee authorized the subgroup on media to decide the name of the anchors on whose show none of the INDIA alliance will send the representative. ये 3 से 4 अहम मुद्दे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में सामने आए। अब पहला सवाल स्वामीनाथ जायसवाल जी आपसे, क्या माना जाए 2014 के बाद पहला मौका ऐसा आया है जब विपक्षी गठबंधन वाकई में एक बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। ना सिर्फ मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, एक आपने बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो पत्रकारिता जगत है या पत्रकार हैं वो एक ब्रिज होते हैं सरकार और आम जनता के बीच। उसी सेतु के माध्यम से सरकार अपनी जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाती हैं और उन्हीं सेतु के माध्यम से जो विपक्ष है वो सरकार को बताता है कि ग्राउंड जीरो पर क्या क्या कमी है। लेकिन आपने इस सेतु को, इस ब्रिज को बायकॉट करने की बात की है, आखिर क्यों? देखिए कुणाल जी, पहले सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। और आज जो बात है, जिस तरह से देश में आप एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक के साथ ऐसा गठबंधन हो गया है जो मजबूरन आदमी कहता है कि गोदी मीडिया,
जिस तरह से मीडिया का निष्पक्षता और स्वतंत्रता जिस तरह से एक अंकुश लगा दिया गया है, देश के चौथे स्तंभ के रूप में पूजा जाने वाला मीडिया आज इस तरह से मोदी भक्ति में मग्न हो गया है, चरितार्थ में मग्न हो गया है कि उसको दून दिया और देश की महंगाई, गरीबी और देश के इकोनॉमिक, देश के यानी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी का ही गुणगान गाते रहो, उसी पे हमारा काम चैनलों पर, यानी जिस तरह से जो निष्पक्ष बोलने वाले पत्रकार का दबा दिया जाता है, चेहरा हटा दिया जाता है और एक पूंजीपति चैनल को खरीद लेता है। तो आज देश का आवाज कितना दबाओ, लेकिन जनता का विश्वास से हट चुके हैं प्रधानमंत्री जी। और जो कल की बैठक हुई 12 सदस्य हमारे जो इंडिया गठबंधन जिस तरह से तत्परता से देश को आगाज कराना चाहता है, महंगाई मेरा मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है और भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है। आज प्रधानमंत्री जी जो एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को भ्रम करो, जुमला दो, पहले भी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, कई तरह का जुमला बांटकर जिस तरह से लोकतंत्र में झूठ तंत्र इतना मजबूत किया गया कि लोग झूठ इतना बोलो कि सत्य भी शर्मा जाए। और एक तरफ कहते हैं सत्य में हो जाते और दूसरे तरफ झूठ में हो जाते चलता है। तो ये जिस तरह से मान इतना बड़ा G20 में का दिखाया गया प्रोपगंडा, मोदी जी ऐसा पेश करने का कोशिश कर रहे थे कि जैसे G20 हुआ तो हम विश्व गुरु बन गए और फिर इस साल तो वो विश्व गुरु बन गए, अगले साल ब्राजील विश्व गुरु बन जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से यानी आपको G20 के सफल आयोजन से खुशी नहीं हुई सर? आपको अच्छा नहीं लगा कि हिंदुस्तान ने के लिए इतना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक शानदार तरीके से आयोजित किया? दुनिया की 20 महाशक्तियां आपके देश में पहुंची, स्वागत सत्कार हुआ, उन्होंने देखा भारत का लोहा, आपको यह अच्छा नहीं लगा? देखिए भारत का लोहा भी देखा, भारत का व्यवस्था भी देखा। जहां वियतनाम में जाके जो वार्डन जी को कहना पड़ा कि भारत में स्वतंत्रता पत्रकारों को होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मोदी जी का जो गला फंस गया ऐसा कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, देश के 140 करोड़ जनता का गौरव सीना चौड़ा हो गया। अच्छी बात है, हमारे देश में एक सफल कार्यक्रम हुआ, उसके लिए मैं बधाई पहले भी कई चैनलों को मोदी जी को दे चुका हूं और यह देश की गौरव की बात है। लेकिन ये आपको आपके लिए नहीं, ये देश के लिए हुआ। हर देश को एक करना पड़ेगा, करता है। और जब से 98 से G20 का मीटिंग चल रहा है तो किसी न किसी देश को इसका पीड़ा उठाना पड़ता है। जहां 900 करोड़ का खर्च करना था वहां 4100 करोड़ खर्च हुआ और खर्च हुआ उसमें 2700 करोड़। जिस तरह से आप देखे होंगे मंडपम में जिस तरह से सोनों के थाली में जेवना परोसो और सोना चांदी में जिस तरह से भारत के स्तंभ को बीच में बनाया गया, जो शेर हमारा स्तंभ है, हमारा प्रतीक है, और उसमें खाना परोसा गया, ये सम्मान की बात है, बहुत सम्मान की बात है। जहां देश के 81 करोड़ लोगों को आप लाइन में लगवाकर राशन फ्री में देने की बात करते हो, वहां सोने चांदी, जहां आप बसंत कुंज में 30 साल से रह रहे गरीबों का झोपड़ी गिरवा देते हो, तिरपाल लगवाते हो। पहले भी कोरोना काल में आप तिरपाल लगवाया अहमदाबाद में जब नमस्ते ट्रंप कराने के समय में, आज वही गति हो गई तिरपाल लगाने के लिए। 81 करोड़, आप 10 साल से सत्ता में हो, तिरपाल यानी कि कुल मिलाकर चाहे कितना भी बड़ा आयोजन हो जाए, कितनी भी दुनिया में देश की वाहवाही हो जाए, आप नेगेटिव लूपहोल से दूर नजर नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, मैं आऊंगा। डॉक्टर आशीष हांडा, स्वागत है आपका चर्चा में, क्योंकि कांग्रेस लगातार बार बार कह रही है कि भाई ज्वलंत मुद्दों पर बात नहीं की जा रही। हॉट एयर बलून्स बार बार छोड़ दिए जाते हैं बीजेपी के माध्यम से। जब जब कोई ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष लगातार आम जनता का ध्यान आकर्षित करता है, आम जनता त्रासदी से ग्रस्त होती नजर आती है, आप बार बार आते हैं, हॉट एयर बलून्स छोड़कर चले जाते हैं। और उन हॉट एयर बलून्स में सिर्फ हवा के अलावा कुछ नहीं होता। विपक्ष बार बार कह रहा है एनआरसी हो, CAA हो, आप इंडिया वर्सेस भारत कर लें, आप तमाम मुद्दे कर लें, उसमें कुछ निकल कर नहीं आता। सिर्फ ज्वलंत मुद्दों से दूर आम जनता को ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए विपक्षी गठबंधन अब मीडिया से भी अपने आप को दूर बना रहा है, क्योंकि वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठा रहे हैं। आप तो उठा रहे हैं INDA अलायंस की, मगर INDA अलायंस आपके साथ साथ अब मीडिया को भी निशाने पर ले रहा है। जी कुणाल जी, आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी,
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने कांग्रेस के नेता स्वामीनाथ जी को बधाई देना शुरू करूंगा कि इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकना शुरू हो चुका। और सबसे पहला जो आघात इन्होंने किया, सच में इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इनके आसपास जहां पे भी डेमोक्रेसी है वो सब डेमोक्रेसी खतरे में है। क्योंकि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स पे तो पहले ही ये वार कर चुके थे, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो। ना इन्हें ईडी पे इतबार, ना सीबीआई पे इतबार, ना इलेक्शन कमीशन पे इतबार, ना जुडिशरी पे इतबार, ना पुलिस पे इतबार, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर पे इतबार। अब रही सही कसर, इन्होंने आज तक गोदी मीडिया करके तो संबोधित करते थे, क्योंकि इनको मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू लगता है। जहां पे मीडिया इनके मतलब की बात नहीं करती, वहां मीडिया बिकी हुई हो जाती है। लेकिन आज सारी हदें पार करके इन्होंने जिस तरह से मीडिया कर्मियों पे, मीडिया हाउसेस पे, मीडिया एंकर्स पे इन्होंने आघात करने का दुष्प्रयास किया है, ये सच में निंदनीय है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कुणाल जी, जब हम, आप और मैं इकट्ठे यहां डिबेट में बैठे हैं, स्वामीनाथ जी भी आए हैं, हमें बताया नहीं जाता डिबेट पे आने से पहले कि हमारा एंकर कौन है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको इस विषय पे आज डिबेट करनी है। अगर मेरे पास तर्क है, मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास मेरी बात को रखने के सबूत हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे सामने कुणाल जी बैठे हो या गिरीश जी बैठे हो या हरीश जी बैठे हो। ये इस बात को क्लियर दर्शाता है कि जब जब इनसे तीखे सवाल पूछे जाते हैं, जब जब इनके सवाल ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो इनके नालायक बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि इनको आदत है उस मीडिया की जिसको पहले ही ये क्वेश्चन पेपर थमा देते थे, भाई यही 4 सवाल पूछियो। यूपीए के रूल में आज तक यही होता आया है। लेकिन अब जबकि 56 इंच की छाती के रूल के अंडर यहां पे जिसको बोलते हैं ना कि देश प्रेमी पत्रकार की एक नई नस्ल पैदा हो गई है, तब से ये देशद्रोहियों के पैरों के तले जमीन खिसक गई है। इनके सामने 2 ही रास्ते हैं, किसी के सामने भी 2 ही रास्ते होते हैं, या तो किसी भी परिस्थिति से भाग लो यानी रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, या किसी भी परिस्थिति में भाग लो यानी पार्टिसिपेट करो। और इन्होंने मीडिया को इस तरह से बायकॉट करने का अपना जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज एक देके ये प्रूव कर दिया कि ये भगोड़े हैं, ये भाग जाना चाहते हैं परिस्थितियों से, इनके पास जवाब नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, तीखे और चुभने वाले सवालों को फेस करने का इनके अंदर मादा है ही नहीं। ये बात आज इन्होंने प्रूव कर दी है। और जो आप खुद समझ के देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है कुणाल जी, जब मैं एक डॉक्टर हूं, हमारे यहाँ पे ना जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कई नस्ल की अलग अलग अच्छी चीजें इकट्ठी करके एक खास किस्म की जेनेटिक इंजीनियरिंग से ब्रीड निकाली जाती है। और यहाँ पे जो ये डॉट अलायंस है ना, ये भी एक क्रॉस ब्रीड है। ये क्रॉस ब्रीड किसका है? कांग्रेस की धूर्तता इसमें मिली है, आम आदमी पार्टी का दोगलापन इसमें मिला है, टीएमसी की क्रूरता इसमें मिली है, समाजवादी पार्टी की अराजकता इसमें मिली है, आरजेडी का गबन करने की कला इसमें मिली है। तो आप सोच के देखिएगा क्या अजब किस्म का एक ये डॉट अलायंस बन के निकल के आया है। आपका कहना है कि आईएनडीए अलायंस कुछ नहीं है, अजब गठबंधन की गजब कहानी है कुल मिलाकर। ठीक है राहुल जी, चर्चा में आपको शामिल करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामीनाथ जी के अपने सवाल थे और डॉक्टर आशीष ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया वो अलग था, लेकिन उन्होंने स्टैंड क्लियर करते करते 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपकी नजर जरूर डाली होगी। पहला ये कि लोकतंत्र के 4 महत्वपूर्ण पिलर, 3 की ट्रांसपेरेंसी, 3 के पारदर्शिता पर पहले विपक्ष सवाल उठा चुका था, बचा था चौथा यानी मीडिया, उसका भी विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। तो क्या ये ठीक है? और दूसरा ये, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर पूरा विपक्षी गठबंधन कुछ चुनिंदा एंकर्स को बायकॉट कर रहा है, इसका क्या मतलब माने? क्या विपक्ष की तैयारी पूरी नहीं है या फिर वाकई में वो फेड अप हो चुके हैं एक तरफा डिबेट से? कुणाल जी देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का कि जो ये आइडियोलॉजी आई है, गोदी मीडिया की आइडियोलॉजी आई है, कुछ चुनिंदा एंकरों ने इसको शुरू किया था कि गोदी मीडिया वाला है, लेकिन जब आप टारगेट करते हैं किसी को तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है जिन एंकर को टारगेट किया वो कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं होता रहा है। जब आपके पास तर्क ही नहीं होंगे, तथ्य ही नहीं होंगे, आप अनर्गल आरोप लगाएंगे और आप चाहेंगे कि जनता आपकी बात से कन्विंस हो जाए,
तो ये नहीं हो सकता है। आपको अच्छे तथ्य लेके डिबेट में बैठना पड़ेगा। और एंकर्स का काम क्या है, आप कोऑर्डिनेट करते हैं ना। अब स्वामीनाथ जी को क्या बोलना है ये स्वामीनाथ जी तय करेंगे। स्वामीनाथ जी कैसा मैसेज दे रहे हैं जनता को, स्वामीनाथ जी के ऊपर है। टाइम तो स्वामीनाथ जी को भी मिला, या तो स्वामीनाथ जी आप पे आरोप लगाने में उस टाइम को जाया कर दें, या फिर अपना मैसेज जनता को दें। दूसरी बात, मैं सभी कांग्रेस लीडर से पूछता हूं कि इस इरा का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, बता दे स्वामीनाथ जी, या और भी कोई कांग्रेसी बता दे। सब नाम लेंगे ना मोदी जी का, मोदी जी है ना इस इरा के सबसे पॉपुलर लीडर। तो अगर सबसे पॉपुलर लीडर हैं तो आप ये क्यों सोचते हैं कि उनको मीडिया ने बनाया है। ये मत सोचिए आप, उनकी जो वो जनता से संवाद करने की जो कला है उसने मोदी जी को बनाया है। वो अच्छा संवाद करते हैं, इसकी वजह है कि वो जनता के दिलों में बसते हैं। अब जनता के दिलों से आप अगर जो ये सोच रहे हैं कि उसको उनको निकाल देंगे, आप राहुल गांधी को खड़ा करिए ना उनके बराबर में, वही कद बनाइए, दीजिए मीडिया को पैसा, खूब सारा पैसा दीजिए। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है सारी चीजें कि आप जिससे लड़ रहे हैं वो उसका कद बहुत बड़ा है, और आप उस बात को स्वीकार ना करते हुए आरोप दूसरी चीजों पे लगा देते हैं। कभी जुडिशरी पे आरोप लगा देंगे, कभी आप बोल देंगे ईवीएम हैक हो गई, कभी आप बोल देंगे कि मीडिया बिक गई। आप बताइए आपको स्वामीनाथ जी ने कितने पैसे दिए? सुधीर चौधरी से जाके पूछ लीजिए कितने पैसे दिए बीजेपी ने। तो सवाल ये है ना, तो ये क्या है कि ये जो अपनी नाकामयाबी है उसको दूसरों के कंधों पे डाल के बचना चाह रहे हैं। अब सवाल, चलिए कांग्रेस का राघव चड्ढा भी ये बात बोल रहे थे, आप जी न्यूज ने कितना उसको टाइम दिया है, लगातार उनकी खबरें दिखाई है, मैं देखता रहा हूं एक टाइम पे। तो सवाल यह है कि जो इनके INDI गठबंधन में बाकी पार्टी आई हैं, क्या उनका भी मंतव्य वही है जो कांग्रेस का है? क्या अलग होने के बाद वो बाकी जितने भी एंकर्स का नाम लिया है आम आदमी पार्टी, जब दिल्ली का चुनाव लड़ेगी, पंजाब का चुनाव लड़ेगी, तब भी बाइकआउट करेगी? क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं आएंगे? अगर जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उन डिबेट्स में बुलाए जाते हैं तो आते नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कब बाइकआउट किया है? लेकिन जब अब जो कांग्रेस की लाइन ली जा रही है वो बाकी पार्टियों को भी भारी पड़ जाएगी। आप एक तरफ जब किसी को पेंट करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है, ये लोकतंत्र में बिल्कुल गलत है, ये अनैतिक दबाव बनाने की इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं। अब स्वामीनाथ जी, डबल स्टैंडर्ड के तो सवाल उठेंगे। अब एक तरफ आप मीडिया को बाइकआउट कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा एंकर्स के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, फिर आने वाले वक्त में आप भोपाल में रैली करेंगे, फिर मीडिया दिखाएगी नहीं, फिर आप उन पर आरोप लगा देंगे कि हमको दिखाया नहीं जा रहा है, फिर आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर काउंटर कर देंगे कि देखिए हमारी आवाज दबाई जा रही है, हमको चैनल पर दिखाया नहीं जा रहा है। तो सर ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसे काम करेंगे? और अगर आप कहें कि आपके चुनिंदा पसंदीदा एंकर्स ही आपकी डिबेट को लीड करे, तो दैट इज नॉट फेयर इनफ ना सर। जैसे बीजेपी ये डिसाइड नहीं करती, वैसे आप भी डिसाइड नहीं करेंगे। देखिए कुणाल जी, बीजेपी, देखिए ये एंकर को और पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, आप भी मान रहे हैं। इसलिए तो मैंने सवाल किया ना कि सर डबल स्टैंडर्ड कैसे? निष्पक्षता का सर्टिफिकेट कांग्रेस से लेना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुनिए नहीं, सर्टिफिकेट तो आप बांट रहे हैं भाजपा का। आप या तो भाजपा का वक्ता बन के बोलिए या तो बात सुनिए। अब हमारा बात सुनिए। यहीं पर दो दिक्कत आ जाती है। लीजिए, एंकर सच बात बोल दे तो वो गोदी मीडिया, मेरा बात सुनिए, और वरिष्ठ पत्रकार कुछ कह दे तो वो भाजपा प्रवक्ता। जो इनके मतलब की बात ना करे, दोनों पे एलिगेशन। जी को राहुल जी कभी कांग्रेस का बात किया है क्या इस पर बैठ के किसी समय का, कि कांग्रेस भी कुछ देश के लिए किया? ये आशीष जी से पूछिएगा, मैंने उस टाइम पे ब्रजभूषण सिंह को जितना मैंने लताड़ा है किसी ने नहीं लताड़ा होगा। तो मोदी का गुणगान गाते हैं आज देश में। तो मोदी सीरा के सबसे पॉपुलर लीडर है, बात का गुणगान करे, उसकी फ्लाइंग किसका गुणगान करे, शक्ति पाने का गुणगान करे, आंख मारने का गुणगान करे, काहे का गुणगान करे राहुल बाबा का। बहुत 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 आप लोग गलबंदियां कर लिए, थोड़ा सुनने का भी साहस रखिए। आज कश्मीर में 3 साल के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ और कर्नल, मेजर और DSP शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि आपके माध्यम से देता हूं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी श्रद्धांजलि न देके पुष्प वर्षा करा रहे थे और G20 का बरसात हो रहा था फूलों का, एक देश के लिए सहनशीलता और संवेदनशीलता माननीय प्रधानमंत्री जी के हो। क्यों न एंकर को बोला जाए, जो एंकर
ये दोस्ती अरे स्वामीनाथ जी मुद्दे पे आइए ना। बैठा कर चित्रा त्रिपाठी सुनिए, जब जो खबर जिस समय आती है ना तुरंत हम लोग उसी टाइम उठा लेते हैं। स्वामीनाथ जी जब जैसे इवेंट जिस हिसाब से आ रहे थे तुरंत उसी टाइम से उठा लिए गए। अब आप ये मत कह लीजिए कि एक ही इवेंट दो समय में हो गए। जिसकी जैसी जैसी इंफॉर्मेशन आती जाएगी आम जनता के सामने अनफिल्टर्ड वो वैसी रख दी जाएगी। सर देखिए, सुधीर चौधरी, जय अंजना, ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, जक्का जैकब और आदित्य त्यागी, अविनाश देवांगन। अरे सर, ऐसे अगर आप नाम गिनाने बैठेंगे ना तो मैं भी भतेरे पत्रकारों के नाम गिना दूंगा जो आपके लिए आपके बुक्स में है। गिनाइए ना भाई, ये सारा मीडिया सबको पता है। ये लोग चित्रा त्रिपाठी, बुलेट प्रभाकर, मनोज तिवारी, ऐसे आप किसी का नाम लेकर उसकी इमेज को डिमोलिश नहीं कर सकते ना। या फिर आप उनके सवालों का सामना कीजिए। आप एलिगेशन लगाने से बेहतर है उन सवालों के जवाब का इतना जोर तरीके से जवाब दे दीजिए कि एंकर के पूरे वो हो जाएं। सुनिए भाई हाँ पहले सुनिए भाई, हमारा आप भी बात तो कम से कम सुनिए। कुणाल जी, स्वामीनाथ जी आप ये बताइए, अगर अभी सुनिए पहले, चाहते हैं क्या, ऐसा बोलेंगे आप? ये बोलने का सुनने को तैयार नहीं होते। ये सभ्यता है आप भी सोच रहे हैं, डॉक्टर है आप ना, डॉक्टर है। ठीक है, अरे सर रखिए, मुद्दे पर मरीज को क्या धैर्य रखो भाई। देखिए कुणाल जी, आज देश को इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ G20 का, सब देश फिर आप G20 पे पहुंच गए। मैं बात कर रहा हूं सर फ्यूचर प्लान्स की। फिर वही आप कर रहे हैं। गंडक में पानी भर गया, फिर आपको नेगेटिव पॉइंट, फिर वही बेकार की बात है। मैं आपसे फ्यूचर पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, आप इतिहास में जा रहे हैं। यही तो मुझे नाराजगी होती है। G20 पर अभी कल फूल का वर्षा हो रहा है, इतिहास हो गया। तो क्या हो गया अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर पुष्प वर्षा कर दी? नहीं, राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से कश्मीर गए थे तब जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के साथ चल रहे थे तब गलत नहीं था। करोड़ रुपया, कैसी बात कर रहे हैं सर? 40 करोड़ रुपया खर्चा करके विषय पे बात करें कुणाल जी, ये नहीं करेंगे। कॉन्फ्रेंस नहीं यही तो होता है, तभी तो नाराजगी सामने आती है। बताइए कुणाल जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं के गोदी मीडिया के पत्रकार के सामने बोलते कि हम इतना ठीक है स्वामीनाथ जी, एक सेकंड का ऑडियो डाउन कीजिए। डॉक्टर आशीष, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष बार बार कह रहा है और अब विपक्ष की अगली रैली उसी चुनावी राज्य की राजधानी भोपाल में है जहां पर आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। किस तरह से विपक्ष की उन तमाम स्ट्रैटेजीज का बीजेपी सामना करेगी, वो भी उस राज्य में जहां पर आपकी ऑलरेडी हैट्रिक लग चुकी है? डॉक्टर आशीष जी, कुणाल जी, ये समझना होगा हम इन लोगों को कि देखिएगा, बीजेपी हर किसी जिसको बोलते हैं ना विपक्ष का सामना करने को तैयार है। दिक्कत यहां पे ये है कि ये लोग एनडीए से या बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप समझिएगा, ये जो तीसरी अभी ये कल बैठक हुई इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक, इसका मेन विषय क्या था? सीट शेयरिंग को लेके। और सीट शेयरिंग के ऊपर कोई फॉर्मूला बनाना इनके बस की बात है ही नहीं। इसलिए बस की बात नहीं है क्योंकि जहां पे आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में मैं अकेली लड़ूंगी, कांग्रेस कहती है दिल्ली में मैं अकेली लड़ूंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि मैं कांग्रेस को ठेंगा दूंगी, टीएमसी कहती है मैं वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को ठेलंगा दूंगी, अखिलेश यादव यूपी में ये मांगते हैं हमको दीजिए 30 सीटें, वो बोलते हैं मैं 10 से ज्यादा नहीं दूंगा। यानी कहने का बड़ा स्पष्ट सा मतलब है। और सबसे बड़ी बात, केसी त्यागी जी ये कहते हैं कि 450 सीटों पे हम ये फैसला कर चुके हैं कि एक कैंडिडेट इंडिया का उतारेंगे अलायंस का। तो अगर अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें ही नहीं हुई, अभी तक कुछ फैसले ही नहीं हुए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर चल रहा है कि आईएनडीए अलायंस की स्ट्रैटेजीज का नतीजा घोषित उपचुनाव का है क्या? सर वो तो कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी चल रही है कि नतीजा आपके सामने है, घोषित उपचुनाव हम जीत गए और ये हमारी स्ट्रैटेजी है। आप ये देखिए, जो आदमी राजनीति को जानता है उसको पता है कुणाल जी, जो आदमी राजनीति को जानता है उसको पता है कि ये उपचुनाव का लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि विधानसभा चुनाव का भी लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी 7 की 7 सीटें लेके आती है, भले विधानसभा में वो उतनी कामयाब नहीं हो पाती है। यानी जो नेशनल मुद्दे हैं, जो मोदी का चेहरा है, उसके आगे इनके पास कोई और चेहरा है ही नहीं। ये बात एकदम स्पष्ट
और क्लियर है, इसमें किसी को दोरा होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात कुणाल जी, जहां पे ये भी आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं जिनके पास 364 सीटें हैं लोकसभा की। 6 पार्टी के पास 364 और बाकी 32 पार्टी हैं जो 169 सीटें लिए बैठी हैं। देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में जिस हिसाब से विपक्ष आगे बढ़ रहा है कितना सफल हासिल हो पाता है और बीजेपी की जो चुनावी रणनीतियां है वो जमीन पर कितना कारगर साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतने ही इजाजत दे रहा।